हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं और इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा क्या निर्धारित करता है। तो जाति प्रथा पेशा को निर्धारित करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो स्वतंत्रता पर आधारित होगा, समानता पर आधारित होगा, भ्रांतित्व पर आधारित होगा, यानी इनमें से सभी पर आधारित होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। तो खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा भारत की जाति है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा था। तो ये पटना के राजा थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो अधम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो भारत देश में सबसे अधिक जातियां हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो ये कथक के नर्तक हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो चाचा जी थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनव पाठ के लेखक कौन है। तो अशोक वाजपेयी हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिनव में कब रंग समारोह होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अभिनव में कब रंग समारोह होता था। तो गर्मी में होता था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खुशामद करना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। यहाँ पे आपको बताना है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी। तो दीदी कमरे में सिसक कर रो रही थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16
16 नंबर प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाचल कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो राधा जी को कहा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने किसे चितचोर कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने किसे चितचोर कहा है, तो कृष्ण जी को चितचोर कहा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे। यहाँ पे आपको बताना है कि घानानंद किस बादशाह के पीर मुर्शिद थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के पीर मुर्शिद थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिनों भारतीय बाजार में कौन सी वस्तुएं भरी पड़ी हैं, तो विदेशी वस्तुएं भरी पड़ी हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो पंत जी को कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा जो कविता है इसके कवि कौन हैं, तो अज्ञेय हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता है, तो कौन नहीं अटकता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या कार्य करती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या कार्य करती थी, तो मंगमा दही बेचती थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी में नायिका कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी में नायिका कौन है, तो सीता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो नींद आलस का प्रतीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, तो वृक्ष से रोक सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि शोफर का अर्थ क्या होता है, तो ड्राइवर होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े। यहाँ पे आपको बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़े। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंगस कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस भारत का गवर्नर जनरल था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मूलर ने किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था, तो नाखून था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो कामू थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कैसी कहानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर सामाजिक कहानी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शागिर्द का अर्थ क्या होता है, तो शिष्य होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि मछली कौन खाते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कौन खाते थे, तो मछली पापा जी खाते थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि संतु कांप रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि संतु क्यों कांप रहा था, तो संतु ठंड से कांप रहा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो जो शेक्सपियर हैं ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था। यहाँ पे आपको बताना है कि सास बहू के बीच विवाद का क्या कारण था, तो बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि मन क्या नहीं मानता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मन क्या नहीं मानता है, तो मन कभी हार नहीं मानता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके बीच का संवाद है, तो वृक्ष और कवि के बीच का संवाद है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा को बोलना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को बोलना पसंद करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि शहनाई किस प्रकार के घास से बनाई जाती है, तो नरकट के घास से बनाई जाती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था,
तो कुछ भी नहीं लेकर भागा था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि मोटर को कोई खतरा था तो किससे था। यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर कार को अगर कोई खतरा था तो किससे था, तो खोखा से था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि आविन्यो किस देश में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि आविन्यो किस देश में स्थित है, तो जो आविन्यो है ये फ्रांस में स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि इबादत का अर्थ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है, तो इबादत का अर्थ उपासना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो खुशामद करना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो ये रसखान की रचना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि जो हर जगह व्याप्त हो। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हर जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वव्यापी कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो मंगू की बड़ी बहन कमू थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता इसमें से कौन है, तो रेनर मारिया रिल्के का जो कविता है वो है मेरे बिन तुम प्रभु। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि गिरधर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर कौन था, तो जो गिरधर था ये मदन के पिता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो प्लेटो का संबंध यूनान देश से था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा किसने पूछा था, तो निर्मला ने पूछा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर। 67 नंबर प्रश्न है कि आदिम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आदिम का अर्थ क्या होता है, तो अति प्राचीन होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर।
68 नंबर प्रश्न है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अपना काम निकालना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो कस्तूरबा गांधी था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि जो बहुत बातें करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे वाचल कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्थान शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होगा। तो पठान होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है। तो ये रसखान की रचना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो भारतीयता दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। तो किसान मजदूर हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। तो निम्न मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है। तो परमाणु बम को दिया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो चौकीदार के रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि रंगपा कैसी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि रंगपा जो था ये कैसा था। तो रंगपा जुआड़ी था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि ढहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो लक्ष्मी है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। यहाँ पे आपको बताना है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो तेज बुखार के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि कवि अगले जन्म कहाँ लौट आने की बात करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि अगले जन्म कहाँ लौट आने की बात करता है। तो बंगाल में लौट आने की बात करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की रचना कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर जी की रचना कौन सी है। तो दिनकर जी की रचना है जनतंत्र में जन्म। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता की आंखें क्यों झुकी हुई हैं। तो चिंता से झुकी हुई हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ कौन सी विधा है। यहाँ पे आपको बताना है
कि 20 के दांत पाठ कौन सी विधा है, तो ये कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण कौन सा है, तो जाति प्रथा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि एवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि एवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो माँ के मार के कारण से भागा था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो मछली मांगना चाहता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो तेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, तो जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि पिकासो क्या थे। यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो क्या थे, तो ये चित्रकार थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों के तारा कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अब हम इसका